इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को ज़रूर सुनें। वसुंधरा और सुहानी दोनों ही अपने अपने कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन सुहानी आज अपने कॉलेज नहीं गई थी और ना ही वसुंधरा। वह दोनों अपने घर से थोड़ा सा दूर के हॉस्पिटल में गई थी और इस वक्त वसुंधरा के हाथ में उसके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट थी, जिस पर साफ साफ और बड़े बड़े शब्दों में लिखा था पॉजिटिव, मतलब कि वह प्रेग्नेंट थी। और वो दोनों डॉक्टर के कमरे के बाहर अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद वसुंधरा का नंबर आया तो उसने सुहानी को बाहर ही इंतज़ार करने के लिए कहा और खुद डॉक्टर के पास चली गई। वसुंधरा इस वक्त डॉक्टर के कमरे में थी और डॉक्टर उसे अजीब सी नज़रों से घूरे जा रही थी, जिसे वसुंधरा भी बखूबी समझ रही थी, लेकिन इस वक्त कुछ भी कहना उसके पक्ष में नहीं था, तो वह चुपचाप बैठी थी। डॉक्टर एक बड़ी उम्र की महिला थी, जिसके लिए उसके सामने बैठी हुई लड़की बहुत ही कम उम्र की थी, और एक तो वो खुद को शादीशुदा बता रही थी और दूसरा माँ भी बनने वाली थी, और यह दोनों ही बातें उससे हजम नहीं हो रही थी। हालांकि वसुंधरा ने फॉर्म फिल करते हुए संस्कार का नाम अपने हस्बैंड तौर पर लिखा था और साथ में खुद का स्टेटस मैरिड भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर को उसकी उम्र देखकर इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था और ना ही वसुंधरा को देखकर किसी एंगल से लग रहा था कि वह शादीशुदा है, क्योंकि ना तो उसकी मांग में सिंदूर था और ना ही गले में मंगलसूत्र। ऊपर से इतनी कम उम्र और फिर हॉस्पिटल में ऐसी हालत में अकेले आना, ना पति साथ और ना ही घर का कोई बड़ा, और फिर वसुंधरा का इस तरह से रोना उस डॉक्टर के शक को यकीन में बदल रहा था। वह डॉक्टर थोड़ा सा तेज और गुस्से भरी आवाज़ में बोली, तुम जानती हो वसुंधरा कि तुम सिर्फ 17.5 साल की हो और तुम्हारा यूट्रस अभी इतना मजबूत नहीं है कि एक बच्चे को 9 महीने तक पाल सकें। यह सुनकर वसुंधरा सवालिया निगाहों से डॉक्टर को देखने लगी, तो डॉक्टर ने अपनी बात आगे कहनी जारी रखी। देखो, मैं तुम्हें कुछ भी सलाह देने से पहले यह कहूँगी कि तुम आगे से यहाँ अकेले मत आना, या तो तुम अपने परिवार से अपनी सास को या फिर अपने हस्बैंड को साथ में लेकर आना, और अपने हस्बैंड को तो ज़रूर साथ में लाना, क्योंकि मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है। वसुंधरा घबराते हुए बोली, आपको उनसे क्या बात करनी है डॉक्टर? आप मुझे भी बता सकती हैं, मैं खुद भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। डॉक्टर अब की बार पर सच में गुस्सा करते हुए बोली, तुम खुद में एक मेडिकल स्टूडेंट हो, फिर भी इतनी बेवकूफ़ाना हरकत कैसे कर सकती हो? तुम खुद नहीं जानती कि इतनी कम उम्र में प्रेग्नेंट होने का क्या नतीजा होता है। तुम्हें खुद नहीं पता कि प्रेगनेंसी की सही उम्र क्या होती है, और इतनी कम और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दिया जा सकता। इतनी कम उम्र की प्रेगनेंसी माँ और बच्चे दोनों की ही जान के लिए हानिकारक होती है। वसुंधरा सिर झुकाकर बोली, जानती हूँ डॉक्टर साहब, सब जानती हूँ। तो फिर एक बात मेरी भी सुन लो कि अभी यहाँ से जाओ और थोड़ी ही देर बाद अपने हस्बैंड को साथ में लेकर आना, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अबॉर्शन करने का ही ऑप्शन दे सकती हूँ, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर ने दोबारा से कहा, और यह सुनकर वसुंधरा का रोना और तेज हो गया। डॉक्टर वसुंधरा को इस तरह से रिएक्ट करता देखकर इरिटेट हो रही थी, तो वह इस बात पर उस पर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोले, यह रोना धोना मेरे सामने मत करो, तुम सब समझ रही हूँ मैं, और यह झूठ तो मुझसे बोलो ही मत। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को। मेरे पास रोज़ तुम्हारी तरह के केस ना जाने कितने ही आते हैं,
जो अपने माँ बाप से छुप छुपा कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ यह सब कर तो लेती हैं, लेकिन उसका अंजाम जब उनके पेट में पलने लगता है तो घबराकर मेरे पास आ जाती हैं। वसुंधरा, जो इतनी देर से रोए जा रही थी, डॉक्टर की बात को समझकर उसके आंसू एक पल में रुक गए और वह हैरानी भरी निगाहों से डॉक्टर को देखने लगी। लेकिन जब डॉक्टर की नज़रों में उसे खुद के लिए घृणा के भाव नजर आए तो उसके चेहरे के भाव पल में बदल गए और अब उसके चेहरे पर दुख के साथ साथ गुस्सा नजर आने लगा। वह खड़ी हुई और अपने हाथ को जोर से टेबल पर मारते हुए थोड़ा तेज और गुस्से भरी आवाज़ में डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, आप मुझसे इस तरह से कैसे बात कर सकती हैं? और मैंने आपसे जितनी भी बात कही है उसमें से एक भी रत्ती भर झूठ नहीं है। आपको भरोसा करना है तो कीजिए और नहीं करना तो मत कीजिए। और रही बात मेरे मेडिकल स्टूडेंट की होने की, तो हाँ हूँ मैं एक मेडिकल स्टूडेंट और सब कुछ अच्छे से जानती भी हूँ, पर शायद आप नहीं जानती कि सबकी ज़िंदगी एक जैसे नहीं होती। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ पर हमें समझ नहीं आता कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। शायद आपने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई दुख नहीं देखे हैं, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रही हैं। मजबूरी में आकर जब कोई फ़ैसला लेना पड़ता है ना अपनी ज़िंदगी का, तब सब समझ में आता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं। दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी के दर्द को महसूस कर पाना बहुत मुश्किल। और आपको क्या लगता है कि मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही? सब समझ में आ रहा है मुझे कि आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है जो मुझे शर्मिंदगी महसूस हो। मैंने अपना माता पिता के से छुप छुपा के किसी से कोई गलत काम नहीं किया है, या मेरा बच्चा मेरे बॉयफ्रेंड का नहीं है, या बच्चा मेरे पति का है, उस इंसान का जिससे मेरी शादी हो चुकी है। मेरा बच्चा नाजायज़ नहीं है, समझिए आप। वसुंधरा की गुस्से भरी बात सुनकर डॉक्टर भी सहम गई और फिर वसुंधरा को देखते हुए बोली, देखिए वसुंधरा, आप अपनी जगह पर पहले बैठ जाइए। इस हालत में इतना ज़्यादा गुस्सा आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। मेरे कहने का ऐसा कुछ भी मतलब नहीं था, लेकिन आपके हालात ही कुछ ऐसे हैं कि अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो शायद वही समझता जो मैं समझ रही हूँ। लेकिन ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं आपकी बात पर यकीन कर लेती हूँ, पर मेरे यकीन कर लेने और ना कर लेने से आपके हालातों पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप इस वक्त बहुत कमज़ोर हैं। जो टेस्टिंग मैंने आपकी की है उससे यह पता चल रहा है कि आप यूट्रस आम लड़कियों के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर हैं। इस वजह से आप अभी इस बच्चे को कैरी नहीं कर पाएंगी। आगे जाकर बच्चे के साथ आपकी ज़िंदगी के लिए भी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप अभी ऑपरेशन करवा दें। वसुंधरा ने अपने आंसू पोंछे और बोली, नहीं डॉक्टर साहब, मैं अपने हाथों से अपने बच्चे की जान नहीं ले सकती हूँ। जब तक मुझ में हिम्मत है तब तक मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी बचाने की पूरी कोशिश करूँगी। अब वह मेरा साथ देता है या नहीं, यह तो मेरी किस्मत ही डिपेंड करता है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ और आपको मेरी इस सब में मदद करनी ही होगी। डॉक्टर परेशान होते हुए बोले, तुम बात को समझने की कोशिश करो वसुंधरा। बच्चे तो ज़िंदगी में आगे और भी हो जाएंगे अगर तुम ठीक रहोगी तो, लेकिन अगर इस सब में तुम्हें ही कुछ हो गया तो। वसुंधरा अधीर होते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं होगा डॉक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगी। डॉक्टर, लेकिन एक बार अपने हस्बैंड को तो ले आओ, मैं उनसे सारी बातें कर लूँ, उसके बाद ही कुछ फाइनल करते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर
वसुंधरा पहले तो अपनी नज़रें चुराने लगी और फिर सिर झुकाकर बहुत ही धीरे से बोली, मेरे हस्बैंड नहीं आएंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर हैरानी से बोली, मतलब क्या वो इस दुनिया में? डॉक्टर की बात का मतलब समझते ही वसुंधरा जल्दी से बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वह इस वक्त इंडिया में नहीं है और अभी कुछ महीनों तक वापस भी नहीं आएंगे। डॉक्टर ने यह सुनकर एक सुकून भरी सांस ली और बोली, अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन अपने घर से किसी बड़े को तो ले आना ताकि मैं उन्हें सारी बात समझा सकूं और वो लोग तुम्हारा पूरा ध्यान रख सकें। वसुंधरा, डॉक्टर साहब मेरे घर से कोई भी नहीं आएगा और मैं कह रही हूँ ना कि मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगी। आप मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रही हैं? डॉक्टर वसुंधरा को हर तरीके से समझा चुकी थी, लेकिन वसुंधरा समझने को तैयार नहीं थी। तो डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। उसके बाद डॉक्टर ने उसे एक डाइट चार्ट बना कर दिया, साथ ही कुछ दवाइयाँ भी लिख कर दी और उसे वक्त पर लेने के लिए कहा और बेड रेस्ट करने के लिए। वसुंधरा ने अपनी सारी रिपोर्ट्स और मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लिया और डॉक्टर के कमरे से बाहर निकल आई। उसने अपने आंसुओं को पोंछा, अपने आप को सामान्य किया और अपने ओठों पर नकली मुस्कुराहट सजाते हुए सुहानी के पास आई। सुहानी ने जैसे उसे कमरे से बाहर निकलते देखा, वह भागकर उसके पास आई और जल्दी से बोली, क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर अबॉर्शन के लिए मान गई क्या? वसुंधरा उसे देखकर मुस्कुराई और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, तू मेरी इतनी चिंता मत किया कर सुहानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रही अबॉर्शन की बात, तो मैंने खुद डॉक्टर से अबॉर्शन करवाने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हैं, बस मुझे यह दवाइयाँ और खाना पीना टाइम पर लेना है। वसुंधरा ने बड़ी ही सफाई से उससे झूठ बोल दिया था और सुहानी भी उसके झूठ पर यकीन कर चुकी थी। सुहानी वसुंधरा को समझाते हुए बोली, मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना तो ज़रूर कहूँगी कि मुझे इन सब चीज़ों के लिए यह वक्त बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। वसुंधरा उसे समझाते हुए बोली, ज़्यादा टेंशन मत ले तू और चिंता ना कर, सब कुछ ठीक ही होगा। और फिर हमने किसी के साथ कुछ बुरा थोड़ी किया है जो हमारे साथ बुरा होगा। सुहानी वसुंधरा को देखते हुए मन ही मन बोली, बुरा तो हमने किसी के साथ नहीं किया, लेकिन आज तक हमारे साथ कुछ अच्छा भी तो नहीं हुआ है, बस यही सोच सोच कर डर लग रहा है। उसके बाद वह दोनों घर आ चुकी थी। जैसे ही वह दोनों घर आई, घर की सारी औरतें हॉल में ही मौजूद थी। शारदा जी, रजनी जी, बबीता जी और राधिका जी वहीं बैठकर आपस में बातें कर रही थी। बबीता जी और रजनी जी दोनों ने जैसे ही उन दोनों बहनों को आते देखा, उनका तो मुंह ही सड़ गया। राधिका जी की नज़र जैसे ही वसुंधरा के पीले पड़ चेहरे पर पड़ी, वह घबराकर खड़ी हुई और उसके पास जाते हुए बोली, क्या हुआ वसु बेटा, तू ठीक तो है ना? तेरा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ा हुआ है? उनकी बात सुनकर वसुंधरा घबरा गई, लेकिन सुहानी ने उसका हाथ कसकर दबाया तो वह सामान्य हो गई और वसुंधरा कुछ कहती उससे पहले ही सुहानी बोली, चाची जी, आपको वसु की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह दरअसल कल रात से इसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी और फिर सारी रात उल्टियाँ होती रही थी। इस वजह से इसका रंग ऐसा पीला पड़ गया है और इसे कमजोरी भी बहुत महसूस हो रही है। उनकी बात सुनकर शारदा जी जल्दी से बोली, अरे बेटा, अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था ना, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? सुहानी मुस्कुराते हुए शारदा जी के पास आई और बोली, दादी माँ, आप तो जानते हैं ना कि मेरी बहन थोड़ा मदर इंडिया टाइप की है। वह नहीं चाहती थी कि कोई भी परेशान हो, इसलिए इसने ही मुझे बताने नहीं दिया।
सुहानी की बात सुनकर शारदा जी के ओठों पर मुस्कुराहट आ गई और वह उसके सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोली, तू वसु की बुराई करना बंद कर, समझी। मेरी बच्ची तो लाखों में एक है। उसके बाद वह वसु की तरफ मुंह करके बोली, चलो बेटा, तुम्हें डॉक्टर के दिखा लाती हूँ, दवाई लोगी तो आराम हो जाएगा। वसुंधरा जल्दी से बोली, नहीं दादी माँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं और सुहानी डॉक्टर के पास से आ ही रहे हैं। उन्होंने मुझे दवाई दी है और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए कहा है। राधिका जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, हाँ बेटा ठीक है, जाओ तुम अपने कमरे में जाकर रेस्ट करो। ना तो घर के काम की कोई टेंशन लेना और ना ही अपने कॉलेज की। मैं तुम्हारे लिए कुछ हल्का फुल्का बनाकर अभी भिजवाती हूँ। पहले कुछ खा लेना और उसके बाद ही दवाइयाँ लेना। राधिका जी की बात सुनकर वसुंधरा की आंखें एक बार फिर से भर आने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और फिर अपना सिर हाँ में हिलाते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। सुहानी भी उसके पीछे पीछे जाने लगी तो रजनी जी उसे रोकते हुए बोली, तुम कहाँ चली? बीमार तुम्हारी बहन है, तुम नहीं। जाओ राधिका के साथ जाकर थोड़ा सा काम करवाओ। सुहानी ने एक जलती नज़र रजनी जी पर डाली और फिर अपने पैर पटकते हुए रसोई की तरफ चली गई। इधर वसुंधरा को जब से अपनी प्रेगनेंसी की खबर के कंफर्मेशन की खबर मिली थी, तब से वह खुश तो थी, लेकिन एक अजीब सी घबराहट भी उसके मन में घर कर चुकी थी। इस वक्त वह पूरी तरह से भूल चुकी थी कि उसके और संस्कार के बीच का रिश्ता कितना खराब हो चुका है। उसे बस इस वक्त याद था तो सिर्फ अपना बच्चा, और वह बेहद खुश भी थी। वो यह खुशखबरी जल्द से जल्द संस्कार को देना चाहती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि अगर संस्कार को यह बात पता चलेगी तो वह भी उसी की तरह खुश होगा। उसने जल्दी से संस्कार को फ़ोन मिला दिया और मुस्कुराते हुए उसके फ़ोन उठाने का इंतज़ार करने लगी। संस्कार ने जैसे वसुंधरा पर फ़ोन का नाम फ्लैश होते देखा तो जल्दी से फ़ोन उठाया, लेकिन फिर अपनी आवाज़ में गुस्सा लाकर थोड़ा ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला, क्यों बार बार फ़ोन करके मुझे परेशान कर रही हो धरा? तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती? तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ तो नहीं हो जो तुम्हें यह समझ में ना आए कि सामने वाला अगर तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह तुमसे बात नहीं करना चाहता है। और फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी तरह खाली हूँ? कोई काम धंधा नहीं है मुझे। बस जब मर्जी आया फ़ोन मिला दिया और मैं तुमसे बात कर लूँगा। देखो धरा, यहाँ पर मुझे बहुत काम होते हैं, और फिर तुम भी तो अच्छी तरह से जानती हो कि मैं लंदन काम करने के लिए आया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब किए जा रही हो। आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई जो तुम्हें मुझे बार बार फ़ोन करना पड़ रहा है? कहते कहते संस्कार की आवाज़ में थोड़ी सी नरमी आ गई, लेकिन संस्कार की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर वसुंधरा के चेहरे की मुस्कुराहट पल में गायब हो गई। वह उसकी गुस्से भरी आवाज़ से इतनी सहम गई कि उसे यह भी नहीं पता चला कि आखिर में संस्कार ने उससे थोड़ी नरमी से भी बात की है। उसका चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने दोनों हाथों में फ़ोन को कसकर पकड़ लिया। वो रोना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी आंसू उसकी आंखों से बह निकले और वह अटकते हुए बोले, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है ठाकुर साहब, वो भी पर्सनल। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है धरा। देखो धरा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं इस वक्त काम को लेकर बेहद परेशान हूँ। ऐसे में तुम मुझे अपनी पर्सनल बातों को बताकर और ज़्यादा परेशान मत करो। और फिर तुम ही सोचो कि इतनी दूर से मैं तुम्हारी भी कोई भी हेल्प कैसे करूँगा। अगर ऐसी कोई बात है तो सिर्फ मुझे ही बता सकती हो तो तुम राधिका चाची से शेयर कर लो। मुझे यकीन है कि वह तुम्हारी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर देंगी।
और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम समय को बता दो, वह तुम्हें लाकर दे देगा। बट प्लीज़ मुझे फ़ोन करके परेशान मत करो। संस्कार ने बेहद प्यार लेकिन थोड़ी सी सख्ती से कहा। उसकी आवाज़ सुनकर वसुंधरा को थोड़ी सी हिम्मत मिली और वह अपनी बात बोली। मुझे जो बात आपसे करनी है वह मैं राधिका चाची से शेयर नहीं कर सकती। हम दोनों के बीच उस रात जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मैं। वसुंधरा अपनी बात को पूरा कर पाती उससे पहले ही संस्कार बहुत तेज आवाज़ में उस पर चिल्लाते हुए बोला। कितनी बार तुम्हें समझाऊं वसुंधरा कि तुम उस रात को भूल जाओ। क्यों नहीं भूल जाती उस रात को? बार बार क्यों वही सब याद करना चाहती हो जो मेरे और तुम्हारे लिए परेशानी खड़ा करता है? कितनी बार कह चुका हूँ कि इस वक्त इन सब बातों पर ध्यान मत दो। यह वक्त तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए अपना अपना करियर बनाने का है। तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दो। तुम अपनी पढ़ाई करो और मुझे यहाँ पर मेरा काम करने दो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ धरा, हम दोनों के लिए ही कर रहा हूँ। इस वक्त हम दोनों एक दूसरे से जितना दूर रहेंगे, आगे की ज़िंदगी हम दोनों की उतनी ही सुकून भरी रहेगी। फिर उसने खुद को थोड़ा सा शांत किया और बोला, देखो धरा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती। हम दोनों की शादी सिर्फ और समझौते की है, जिसे मैं भी ज़बरदस्ती अपनाया है और तुमने भी। अभी इस वक्त हमारे रिश्ते में कोई भी स्कोप नहीं है, इसलिए वक्त दो खुद को भी और मुझे भी, ताकि हम दोनों की अपनी खुशी से और अपनी मर्जी से इस रिश्ते को अपना सकें कि एक मजबूरी के तहत। संस्कार की आवाज़ तेज़ तो नहीं थी, लेकिन अब भी उसकी आवाज़ में नाराज़गी और सर्दपना साफ झलक रहा था। वसुंधरा भी उसकी बात का मतलब अच्छे से समझ रही थी, लेकिन इस वक्त उसे अपने मन की बात संस्कार को बताना बेहद ज़रूरी था। इसलिए वह दोबारा से बोलने की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज़ पहले एक बार आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। संस्कार इस बार गुस्से से बोला, अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात करनी है धरा तो मुझसे बात करो, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे और खुद से रिलेटेड कोई बात करनी है तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त मैं मूड में नहीं हूँ कोई भी बेकार बात सुनने के। मेरी एक बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट मीटिंग है जिसके लिए मैं जा रहा हूँ और मैं अपना मूड बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए आगे से मुझे तभी फ़ोन करना जब तुम्हारे पास कोई बेहद ज़रूरी बात हो, वरना मत करना। कहकर उसने फ़ोन रख दिया और उसके फ़ोन रखते वसुंधरा बुरी तरह से टूट गई। अब तक तो उसे एक उम्मीद थी कि संस्कार उसकी बात सुनेगा तो उसे समझाने की कोशिश भी करेगा और उनका रिश्ता एक बार फिर से जुड़ जाएगा, लेकिन संस्कार ने तो उसकी बात को सुनना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो फिर ऐसी परिस्थितियों में उनका रिश्ता कहाँ से सुधरेगा? वसुंधरा मन ही मन बोली, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। एक उम्मीद थी कि शायद ठाकुर साहब मेरी बात सुन लेते तो बाकी सब घर वालों को यह सब समझाना थोड़ा आसान हो जाता, लेकिन अब मैं कैसे सबको बताऊंगी और कैसे सबसे छुपाऊंगी? कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर उसने अपने पेट पर हाथ रखा और रोते हुए बोली, आई एम सॉरी बेटा, बहुत बुरी माँ है तुम्हारी, जो चाह कर भी तुम्हें तुम्हारे पापा का प्यार नहीं दे पा रही है और ना ही किसी और का। इतना बड़ा परिवार है तुम्हारा, इस पीढ़ी के तुम पहले बच्चे हो, उसके बावजूद भी ना तो तुम्हें तुम्हारा हक मिल पा रहा है और ना ही तुम्हारे वजूद को मैं सबके सामने ला पा रही हूँ। और जब सबको तुम्हारे आने की खबर मिलेगी तो यह भी सच है कि किसी को कोई खुशी नहीं होगी। लगभग 15 दिन बाद सर्दियों का मौसम था। दिल्ली की सर्दियों को तो हर कोई जानता है। दिल्ली में तो सर्दी भी
बेइंतहा पड़ती है और गर्मी भी। एक तो सर्दी का मौसम और ऊपर से आज सुबह से ही बारिश हो रही थी। बारिश के साथ साथ जोर की बिजली कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश ना होकर एक तूफान ही आ रहा हो। सारे बाजार, सारी गलियां, सड़कें सब सुनसान पड़े थे और सब लोग अपने घरों में दुबके पड़े थे, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगभग यही हाल था। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, जिस वजह से जगह जगह पानी भर चुका था। वसुंधरा की तबीयत दिन भी दिन सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। घर के सब लोगों को उसकी चिंता थी। हर कोई उससे डॉक्टर को दिखाने के लिए कहता तो सुहानी और वसुंधरा यह कहकर टाल जाते कि वह तो दवाई ले रही है और डॉक्टर को बराबर दिखा भी रही है। लेकिन वसुंधरा दिन पर दिन और ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी और उसका रंग पीला पड़ता जा रहा था। कुछ तो प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों की समस्याएं थी और कुछ उसका शरीर उसकी उम्र के हिसाब से भी कमज़ोर था, जिस वजह से वह ना तो कुछ खा पाती थी और ना कुछ खाने की वजह से वह दवाइयाँ भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। और ऊपर से इस बात की चिंता कि घर वालों को यह सच पता चलेगा तो क्या होगा, वो भी ऐसे हालातों में जब संस्कार उसके साथ है ही नहीं और ना ही संस्कार को यह बात पता है। वह धीरे धीरे करके डिप्रेशन में जा रही थी। सारी सारी रात रोना और जैसे आदत बन चुकी थी। वह पहले ही अंतर्मुखी स्वभाव की थी और अब तो कुछ ज़्यादा ही होती जा रही थी। वह सारा सारा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, जिस वजह से बबीता जी और रजनी जी जब मर्जी उसके कमरे में आकर उसे 2-4 बातें सुना जाया करती थी, क्योंकि वसुंधरा के बटके काम उन दोनों को जो करना पड़ रहा था। वसुंधरा को ना तो अपने किए पर पछतावा था और ना वो रात उसके लिए कोई गलती नहीं थी, लेकिन संस्कार के इस तरह के सर्द रवैये से वह बेहद परेशान थी और उसे दुख भी होता था। वह उससे बात करना चाहती थी, लेकिन वह तो उससे बात करना ही नहीं चाहता था। वसुंधरा कितनी बार हिम्मत करके उसे फ़ोन करती तो भी वह फ़ोन उठाता ही नहीं था। वह अपने बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही थी। उसने घड़ी में टाइम देखा तो लगभग रात का 1 बज चुका था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, ज़ोरों से बिजली कड़क रही थी। अब तो उसे एक अजीब डर लगने लगा था। घबराहट सी हो रही थी, जिस वजह से उसका पूरा बदन पसीने से भीग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। फिर उसके पेट में आज सुबह से हल्का हल्का दर्द भी था। इस वजह से उसे रह रहकर एक डर लग रहा था। आज उनकी पूरी हवेली बिल्कुल शांति थी और उसके शांत होने की भी बहुत बड़ी वजह थी कि सब लोग वैष्णो देवी की यात्रा पर गए हुए थे। घर में सिर्फ शारदा जी, राम जी लाल जी, सुहानी और वसुंधरा ही थे। शारदा जी और राम जी लाल जी भी उस यात्रा में जाने वाले थे, लेकिन फिर अचानक से राम जी लाल जी की तबीयत खराब हो गई और इस वजह से शारदा जी और वह नहीं गए। उन्होंने वसुंधरा और सुहानी को जाने के लिए कहा, लेकिन वसुंधरा की तो हालत ही नहीं थी जाने की और सुहानी वसुंधरा को इस हालत में अकेले छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए वह दोनों बहनों भी घर पर रह गईं। वसुंधरा इन पूरे 15 दिन में सिर्फ कुछ दिन ही अपने कॉलेज गई थी, जिस वजह से उसकी पढ़ाई का भी काफ़ी नुकसान हो रहा था। वह कॉलेज चली भी जाती थी तो भी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था और फिर उसकी तबीयत भी उसे कहीं जाने की इजाज़त नहीं देती थी। आज सुबह से उसकी तबीयत जैसी थी, उसे अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह मन ही मन खुद से बोली, अगर यह बारिश ना हो रही होती तो मैं आज ही डॉक्टर के पास चली जाती। ना जाने क्यों रह रहकर पेट में इस तरह से दर्द हो रहा है और मन भी बहुत घबरा रहा है। कल तो मैं ज़रूर डॉक्टर के पास जाऊंगी, चाहे या बारिश रुके या ना रुके। कहीं बारिश के रुकने के इंतज़ार में मेरे साथ
कुछ गलत ना हो जाए। यह सब कहते कहते उसने अपना फ़ोन निकाला और अपनी और संस्कार की शादी की तस्वीरें देखने लगी। यह फ़ोटो उन दोनों की शादी के वक्त समय ने खींची थी और फिर उसके फ़ोन पर पासवर्ड कर दी थी। अपनी शादी की सिर्फ यही यादें थीं उसके पास। वो नहीं जानती थी कि उसके और संस्कार के बीच में प्यार है या नहीं, लेकिन कुछ तो था जो उसे संस्कार की तरफ खींचता चला जाता था। अलग सा और नया सा एहसास था उसकी तरफ से संस्कार के लिए, लेकिन उस रात के बाद जो संस्कार का बर्ताव उसके लिए बदला था, उसे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो उसे सब कुछ बताना चाहती थी, उसके साथ सब कुछ शेयर करना चाहती थी, लेकिन संस्कार उसे इस सब का मौका दे ही नहीं रहा था। वसुंधरा अपने बेड से उठी और खिड़की के पास बने हुए प्लेटफॉर्म पर बैठकर बाहर होती हुई बारिश को देखते हुए मन ही मन बोली, हे भगवान, आप मेरी इतनी परीक्षाएं क्यों लेते हैं? क्या मेरी ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता? क्यों मुझे इतनी तकलीफ़ देते हैं आप? पहले मेरे माँ बाप मुझसे छीन लिए, फिर आप ठाकुर साहब को मेरी ज़िंदगी में लाए, तो मुझे लगा कि जैसे मेरी ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन अब उनका भी बर्ताव मेरी तरफ एक अजनबी से जैसा हो गया है। और अब यह बच्चा, क्यों मेरी ज़िंदगी में कोई भी खुशी पूरी नहीं होती? आप सब कुछ अधूरा क्यों देते हो? कब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगा? प्लीज़ भगवान, इस बार कुछ गलत मत होने देना, क्योंकि अगर अब कुछ गलत हुआ तो मैं टूट जाऊंगी, बिखर जाऊंगी और खुद को दोबारा कभी नहीं जोड़ पाऊंगी। यह सब कहते कहते वह रोने लगी और आसमान की तरफ देखने लगी। वो खिड़की पर बैठे हुए अपनी किस्मत को कोसे जा रही थी और आसमान की तरफ देखकर जा रही थी कि तभी उसने अपने पेट में बहुत दर्द होने लगा। वह दर्द धीरे धीरे इस कदर बढ़ भी लगा था कि उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया। वह बैठी बैठी ही उस प्लेटफॉर्म से उतरी और ज़मीन पर बैठ गई और धीरे धीरे ज़मीन पर ही लेट गई। दर्द की वजह से उसे हल्के हल्के चक्कर आने लगे थे और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। उसे पानी की तलब महसूस हुई तो उसने प्लेटफॉर्म पर रखे गिलास की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वो गिलास उसका हाथ लगकर ज़मीन पर गिर गया, जिस वजह से एक जोर की आवाज़ हुई और सुहानी तो उसी बेड पर सो रही थी। वह जाग गई। दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तब तक के लिए नमस्कार।